हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये थ्योरी पार्ट फर्स्ट है। दिस इज आवर डिस्क्लेमर। सो अगर हम बात करें इस चैप्टर की वेटेज के बारे में, तो अकॉर्डिंग टू लास्ट 5 years 2.4% ये चैप्टर वेटेज रखती है जेईई मेन एग्जाम में। ऑलराइट, अगर हम ईयरली क्वेश्चन डिस्ट्रीब्यूशन देखें कि हर साल इस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 में मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर से क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1। और अगर डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो क्वेश्चन एवरेज था। इसी प्रकार 2022 में क्वेश्चन थर्मल एक्सपेंशन से पूछा गया था, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 था, डिफिकल्टी लेवल एवरेज। ठीक उसी प्रकार 2021 में क्वेश्चन फिर से थर्मल एक्सपेंशन से पूछा गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 और द डिफिकल्टी लेवल एवरेज। और 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया फिर से थर्मल एक्सपेंशन से पूछा गया और नंबर ऑफ क्वेश्चंस 1 और क्वेश्चन जो था वो इजी था। क्लियर? तो आप इससे एनालाइज कर सकते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे हीट, फिर हम पढ़ेंगे टेम्परेचर, फिर थर्मामीटर, फिर हम पढ़ेंगे स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, फिर थर्मोमेट्री, फिर थर्मल एक्सपेंशन, देन थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स, फिर हम पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड, फिर एनोमलीज और एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस, फिर हम देखेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, देन मोलर हीट कैपेसिटी, फिर हम पढ़ेंगे वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस, फिर हम पढ़ेंगे कैलोरीमेट्री, देन चेंज ऑफ स्टेट इन लेटेंट हीट, फिर सब्लिमेशन, उस और लास्ट हम डिस्कस करेंगे हीटिंग कर्व के बारे में। सो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स के ये टॉपिक्स है जिनको हम पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? तो पहला टॉपिक है हमारा हीट। अब यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है कि हीट क्या है, तो चलो डिस्कस करते हैं। हीट एक एनर्जी का फॉर्म है। क्लियर? हीट एक ऐसी एनर्जी है जो मैटर के थर्मल स्टेट को कैरेक्टराइज करती है। यह एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर होती है टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। क्लियर? हीट एक स्केलर क्वांटिटी है और ये एनर्जी का ही फॉर्म है, इसलिए इसकी जो डायमेंशंस होगी वो सेम होगी जो एनर्जी की है। इसलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है ml² T⁻²। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो इसका एसआई यूनिट है जूल। ठीक है, और प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें तो कैलोरी। यहाँ पे एक यूनिट कैलोरी और जूल में एक रिलेशन है। अगर हम बात करें तो एक कैलोरी जो होगा वो 4.18 जूल के बराबर होगा। ये कन्वर्जन है कैलोरी से जूल का और ये इंपॉर्टेंट है। अगर हम मैकेनिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया जाता है तो वर्क डन, जिसे हम W से डिनोट करते हैं, और जो हीट प्रोड्यूस होती है जिसे Q से डिनोट करते हैं, इनका रेशियो सेम और कांस्टेंट रहता है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट को मैथमेटिकली समझते हैं तो इसका मतलब है कि वर्क हीट में कन्वर्ट हो रहा है। इस केस में वर्क डन W और हीट प्रोड्यूस्ड Q, एक QA जो Q है एक रेशियो हमेशा बराबर या कांस्टेंट रहता है। अगर हम उस कांस्टेंट की वैल्यू
को J से डिनोट करते हैं तो हमें मिलता है W इक्वल टू JQ। यहाँ J एक कांस्टेंट है जिसे हम मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट बोलते हैं। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट वर्क का वो अमाउंट होता है जो 1 यूनिट ऑफ हीट प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए होता है, जो ये दिखाता है कि हीट और मैकेनिकल वर्क एक दूसरे की फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। अगर हम हीट को एक एग्जांपल से समझे तो आप फिगर में देख सकते हैं कि एक मेटल स्ट्रिप लिया गया है। इस मेटल स्ट्रिप को एक साइड से होल्ड करा गया है और इस पे पूरी लेंथ के थ्रू आउट कुछ स्पेस छोड़कर वैक्स के वीड्स लगाए गए हैं। ओके, तो जब मेटल स्ट्रिप के फ्री एंड पे हम कैंडल रखते हैं तो वो एंड कैंडल की फ्लेम से हीट गेन करता है। हीट मेटल स्ट्रिप के एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करती है क्योंकि ये मेटल स्ट्रिप है और हीट हमेशा हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करता है। तो जैसे जैसे हीट फ्लो करेगी एक एंड से दूसरे एंड की तरफ आप देखोगे कि वैक्स के बीड्स मेल्ट होने लगेंगे। तो इस सेटअप से हम हीट के फ्लो को डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब हम नेक्स्ट टॉपिक टेम्परेचर डिस्कस करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेम्परेचर किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी का मेजर है। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी के मेजर को ही टेम्परेचर कहते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं टेम्परेचर इंडिकेट करता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है या कितना गर्म है, यानी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस या कोल्डनेस को हम टेम्परेचर से पता कर सकते हैं। तो ये कैसे पता चलता है? तो हम टच करके फील कर सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट हॉट है या कोल्ड। लेकिन मेजर करने के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। टेम्परेचर मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी अफेक्ट करता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मेटल जैसे कि आयरन का कलर ले सकते हैं। जब हम आयरन को हीट करते हैं तो रेड कलर का होने लगता है आयरन, यस और नो। और उसे उससे भी ज्यादा टेम्परेचर पे वो येलो दिखने लगता है और वो सॉफ्ट भी हो जाता है। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि टेम्परेचर की वजह से किसी ऑब्जेक्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज अफेक्ट होती है। हम दो या दो से ज्यादा ऑब्जेक्ट्स को या ये बोल सकते हैं कि वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है जब उन ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम हो। मतलब जब थर्मल इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर सेम होगा। और टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट होती है वो होती है केल्विन। ठीक है, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर आपको टेम्परेचर की यूनिट डिग्री सेल्सियस में दी गई हो और आपको उस टेम्परेचर का चेंज निकालना है केल्विन में, तो अगर आप डिग्री सेल्सियस में भी चेंज, दो टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, अगर उस टेम्परेचर का चेंज निकालना है तो चेंज आएगा 10 डिग्री सेल्सियस और उसको आपको केल्विन में बदलना है। तो केल्विन में बदलने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो चेंज होता है ना किसी भी टेम्परेचर का, डिग्री सेल्सियस का चेंज, अगर उसको केल्विन में चेंज करेंगे तो वही आएगा 10 केल्विन ही। ऑलराइट, अगला टॉपिक है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है जो किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है। हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं कि किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए। कुछ कॉमन टाइप्स के थर्मोमीटर्स होते हैं। पहला है हमारे पास लिक्विड मरकरी थर्मामीटर।
ठीक है। अब इस लिक्विड मरकरी थर्मामीटर की रेंज देख लेते हैं। लिक्विड मरकरी थर्मामीटर की रेंज -50 डिग्री सेल्सियस से 350 डिग्री सेल्सियस तक होती है। इसी प्रकार दूसरे टाइप का जो थर्मामीटर है नाइट्रोजन गैस, और हम कह सकते हैं गैस थर्मामीटर, और इसकी जो रेंज होती है वो -200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस तक होती है। और तीसरे टाइप का थर्मामीटर है पायरोमीटर्स, और इस टाइप के थर्मामीटर की रेंज है थर्मामीटर की जो रेंज है 800 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहाँ पर 3 अलग अलग टाइप्स के थर्मामीटर्स है, लिक्विड थर्मामीटर, गैस थर्मामीटर और पायरोमीटर्स। ठीक है। और आपके पास लेबोरेटरी थर्मामीटर भी होता है जो कि जनरली मरकरी थर्मामीटर ही होता है, जो किसी भी लिक्विड का या किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज होता है, और इसका डायग्राम भी दिया गया है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार का जो थर्मामीटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो होता है मरकरी थर्मामीटर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट है स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का मतलब होता है कि टेम्परेचर मेजर करने के अलग अलग तरीके होते हैं। हम टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में भी मेजर कर सकते हैं, हम टेम्परेचर को केल्विन में भी मेजर कर सकते हैं। तो अलग अलग स्केल्स है जिनके थ्रू हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसी को ही स्केल्स ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। 3 सबसे कॉमन टेम्परेचर स्केल्स है, सेल्सियस स्केल या सेंटीग्रेड स्केल, दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल, और तीसरा है केल्विन स्केल। और ये केल्विन को एब्सोल्यूट स्केल भी बोला जाता है। तो ये 3 सबसे ज्यादा यूज होने वाले टेम्परेचर स्केल्स हैं। और भी स्केल्स है लेकिन ये 3 सबसे कॉमन है। अब हम तीनों स्केल्स के लोअर रेफरेंस पॉइंट्स, जिसको आइस पॉइंट्स भी बोलते हैं, और अपर रेफरेंस पॉइंट्स, जिसको स्टीम पॉइंट भी बोलते हैं, देखेंगे। तो पहला है सेल्सियस। तो सेल्सियस में लोअर रेफरेंस पॉइंट या आइस पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, और अपर रेफरेंस पॉइंट या स्टीम पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। सेल्सियस स्केल्स में टेम्परेचर की यूनिट सेल्सियस डिग्री सेल्सियस होती है, और इसका यूनिट सिंबल होता है डिग्री सी। ओके। दूसरा है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल में लोअर रेफरेंस पॉइंट होता है 32, और अपर रेफरेंस पॉइंट या स्टीम पॉइंट होता है 212। फ़ारेनहाइट स्केल में टेम्परेचर की यूनिट डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। इसी तरह तीसरा है केल्विन स्केल। ठीक है। तो केल्विन स्केल में लोअर रेफरेंस पॉइंट होता है 273.15, और अपर रेफरेंस पॉइंट होता है 273.15, और टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन, जिसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों टेम्परेचर स्केल्स है, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल। ठीक है बच्चों। इन तीनों स्केल्स के बीच एक रिलेशन है, यानी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल्स के बीच का रिलेशन देखते हैं। अब हम इस रिलेशन का यूज करके हम टेम्परेचर की मेजरमेंट को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये रिलेशन है C/5 इक्वल टू F-32 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू K-273.15 डिवाइडेड बाई 5। फर्स्ट केस में अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट स्केल में दिया गया है तो उसे सेल्सियस स्केल में हम कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 इंटू 5 डिग्री फ़ारेनहाइट -32। मतलब अगर कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया गया है तो हम उसे उसमें से 32 डिग्री माइनस करके उसे 5/9 से मल्टीप्लाई करके उसको डिग्री सेल्सियस में कैलकुलेट कर सकते हैं।
इसी तरह सेकंड केस में टेम्परेचर को सेल्सियस स्केल के सेल्सियस स्केल से केल्विन स्केल में कुछ इस तरह कन्वर्ट करेंगे। केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर हमें कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और हमें उसको केल्विन स्केल में कैलकुलेट करना है, तो हम डिग्री सेल्सियस में 273.15 ऐड करेंगे तो वो टेम्परेचर केल्विन स्केल में मेजर होगा। ठीक है। अगर टेम्परेचर सेल्सियस स्केल में दिया गया है तो उसे फ़ारेनहाइट स्केल में कुछ इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। F डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। मतलब अगर कोई टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया गया है और हमें उसको फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो हम उसको 9/5 से मल्टीप्लाइड करेंगे और फिर 32 ऐड करेंगे तो हमारे पास टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट में आ जाएगा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है थर्मोमेट्री। थर्मोमेट्री फिजिक्स का एक ब्रांच है जिसका यूज हम टेम्परेचर मेजर करने के लिए करते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जो टेम्परेचर की मेजरमेंट से डील करती है उसको थर्मोमेट्री कहते हैं। मतलब जब हम टेम्परेचर को मेजर करने के लिए कोई मेथड या इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं तो वो पूरा प्रोसेस थर्मोमेट्री कहलाता है। अब थर्मोमेट्री में अलग अलग तरह से के टेम्परेचर स्केल्स होते हैं। सबसे पहला सेल्सियस स्केल, दूसरा केल्विन स्केल और तीसरा फ़ारेनहाइट स्केल, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो केल्विन डिग्री सेल्सियस स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल तीनों ही इंपॉर्टेंट टेम्परेचर स्केल्स हैं। आपको इन तीनों टेम्परेचर स्केल्स को याद रखना होगा। अगर हम स्पेसिफिकली सेल्सियस डिग्री सेल्सियस की बात करें तो इसमें एक लोअर रेफरेंस पॉइंट है जिसे हम आइस पॉइंट भी कहते हैं। मतलब जहां पर फ्रीज होता है, वाटर फ्रीज होता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट। और एक अपर रेफरेंस पॉइंट होता है जो 100 डिग्री सेल्सियस होता है जिसे हम स्टीम पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट भी बोल सकते हैं। अगर सेल्सियस स्केल लोअर रेफरेंस पॉइंट से अपर रेफरेंस पॉइंट तक टोटल कितने पार्ट्स में 100 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, यानी 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक 100 इक्वल पार्ट्स होंगे। ठीक है। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जिसका जैसा कि फिगर में दिखाया गया है 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर फॉर द नॉर्मल बॉडी। ओके। तो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस जिसको हम आइस पॉइंट बोलते हैं और 100 डिग्री सेल्सियस जिसको हम स्टीम पॉइंट बोलते हैं और एक अननोन टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस पर फाइंड करते हैं तो x0, x100 और xt रिस्पेक्टिवली वैल्यूज है थर्मल प्रॉपर्टीज की। 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और अननोन टेम्परेचर T पर। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी वो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है किसी सब्सटेंस के जो टेम्परेचर के साथ चेंज होते हैं और उस चेंज को हम मेजर कर सकते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस और किसी अननोन टेम्परेचर T पर थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टीज की वैल्यूज के बीच का रिलेशन कुछ इस तरह होता है। xt माइनस x0 डिवाइड बाई T इज इक्वल टू x100 माइनस x0 डिवाइड बाई 100 और xt माइनस x0 डिवाइड बाई x100 माइनस x0 इज इक्वल टू T बाई 100। ठीक है। तो ऊपर दिए गए रिलेशन को रीअरेंज करेंगे तो अननोन टेम्परेचर फाइंड कर लेंगे इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जो कि इस प्रकार दिया गया है T इक्वल टू xt माइनस x0 डिवाइड बाई x100 माइनस x0 इंटू 100 डिग्री सेल्सियस। अगला टॉपिक है थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सॉलिड्स का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट को हीट करके करते हैं और वो एक्सपेंड हो जाता है, इस प्रोसेस को थर्मल एक्सपेंशन कहते हैं। लगभग
सारे सब्सटेंस जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैसेस हीट करने पर एक्सपेंड करते हैं और कूल करने पर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किसी सब्सटेंस का हीट अप होने पर एक्सपेंड होना थर्मल एक्सपेंशन कहलाता है। और यहाँ हम तीनों तरह के थर्मल एक्सपेंशन के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर, एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले हमारे पास है लीनियर एक्सपेंशन। कोई भी लीनियर मटेरियल या बॉडी, मान लो जैसे कि एक रॉड जिसका लेंथ L नॉट है, ठीक है, जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं। और जब हम इसको हीट करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से इसकी लेंथ थोड़ी बढ़ जाती है। तो अब जो चेंज हुआ है या फिर एक्सपेंशन हुआ है वो सिर्फ एक डायमेंशन के अलोंग लीनियरली हुआ है, इसलिए इससे लीनियर एक्सपेंशन बोलते हैं। जो चेंज आया है उसको हम बोलेंगे डेल्टा एल, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। डेल्टा एल मतलब चेंज इन लेंथ, मतलब सिंगल डायमेंशन में लीनियर एक्सपेंशन होता है। अगर एक रॉड का लेंथ L नॉट है टेम्परेचर T पर, तो जब टेम्परेचर डेल्टा T से थोड़ा बढ़ता है तो रॉड की लेंथ में जो इलोंगेशन आता है वो होता है डेल्टा L इक्वल टू L नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T। यहाँ डेल्टा T टेम्परेचर राइज है और इलोंगेशन इन लेंथ यानी इंक्रीज को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, डेल्टा L इज इक्वल टू L नॉट इंटू अल्फा इंटू डेल्टा T। ओके, और अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हम इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एल डिवाइड बाय एल नॉट इंटू डेल्टा टी। यहाँ अल्फा है कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है, जिसका वैल्यू मटेरियल की नेचर पर डिपेंड करता है। अगर मटेरियल का नेचर चेंज हो गया तो अल्फा का वैल्यू भी चेंज हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब के देखते हैं फाइनल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके लिए टर्म है LF, जो कि फाइनल लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। LF इक्वल है L नोट प्लस L नोट अल्फा डेल्टा T, यानी कि ओरिजिनल लेंथ प्लस चेंज इन लेंथ। तो L नोट का कॉमन ले लो तो बचता है 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, है ना। तो LF इक्वल टू L नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा T हो जाता है। अगला टॉपिक है एरिया एक्सपेंशन। लीनियर एक्सपेंशन में हमने देखा है कि एक्सपेंशन सिर्फ एक डायमेंशन में होता है, लेकिन एरिया एक्सपेंशन में जब कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट को थर्मली एक्सपेंड करते हैं तो उसका एक्सपेंशन 2 डायमेंशनली में होता है। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स का 2 डायमेंशन में एक्सपेंड होना ही एरिया एक्सपेंड कहलाता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट की लेंथ L है और विड्थ B है और उसको थर्मली एक्सपेंड करते हैं तो उसकी लेंथ और विड्थ दोनों एक्सपेंड होंगी, ठीक है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 2 डायमेंशनली है तो वो एरिया वाइज एक्सपेंड होगा। इसमें भी हम सिमिलर स्टेप्स फॉलो करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ एरिया एक्सपेंड फाइंड करने के लिए, जैसा हमने लीनियर एक्सपेंशन के केस में लिया है। इस केस में एरिया एक्सपेंशन के कोएफिशिएंट को हम बीटा से डिनोट करते हैं। बीटा एरिया एक्सपेंशन का कोएफिशिएंट है जो इक्वल होता है डेल्टा ए डिवाइड बाय ए नॉट इंटू डेल्टा टी, बिल्कुल लीनियर एक्सपेंशन की तरह। यहाँ डेल्टा ए एरिया में चेंज है और ए नॉट हमारा इनिशियल ओरिजिनल एरिया है। तो फाइनल एरिया ए एफ इज इक्वल टू ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। यहाँ ए नॉट है बॉडी का एरिया एट इनिशियल टेम्परेचर टी, ठीक है। और जब टेम्परेचर में डेल्टा टी का चेंज होता है तो एरिया भी चेंज हो जाता है। क्लियर। इस डायग्राम में अगर हम टी टेम्परेचर पर एरिया की बात करें
तो ये इनिशियल एरिया ए नोट को डिनोट करता है, जो कि डायग्राम में शेडेड एरिया है। जब हम टेम्परेचर को डेल्टा टी से बढ़ाते हैं तो एरिया भी 2 डायमेंशनली एक्सपेंड हो जाता है, तो इसको ही एरिया एक्सपेंशन या थर्मल एक्सपेंशन इन 2 डायमेंशंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तीसरा जो है वो वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन है। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट का जब एक्सपेंशन 3 डायमेंशन में होता है उसको क्यूबिकल एक्सपेंशन या वॉल्यूम एक्सपेंशन कहते हैं। अगर हम एक क्यूब की बात करें जिसका इनिशियल वॉल्यूम V नॉट है, और जब टेम्परेचर कुछ इंक्रीज होता है, ठीक है, मान लो डेल्टा टी, तो उस केस में उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, यानी डेल्टा V। तो इस केस में वॉल्यूम या क्यूबिकल एक्सपेंशन का जो कोएफिशिएंट होता है उसको गामा से डिनोट करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होगा गामा इक्वल टू डेल्टा V डिवाइड बाय V नोट इंटू डेल्टा टी, यानी गामा बराबर होगा डेल्टा V डिवाइड बाय V नोट इंटू डेल्टा टी। ठीक है। जहां हमारे पास फाइनल वॉल्यूम VF है, जो कि इस फॉर्मूले में दिया गया है, VF इक्वल टू V नोट इंटू 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। ठीक है, और V नोट इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी एट टेम्परेचर T। नोट करो कि जो डिफरेंट थर्मल कोएफिशिएंट्स है अल्फा, बीटा और गामा, यह एक दूसरे से रिलेटेड है। मतलब कोएफिशिएंट्स जैसे कि लीनियर एक्सपेंशन के केस में अल्फा, एरिया एक्सपेंशन में बीटा और वॉल्यूम एक्सपेंशन में गामा, ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है। और ये जो रिलेशन है वो है अल्फा इक्वल टू बीटा बाई 2 इक्वल टू गामा बाई 3 के। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है डेंसिटी कम होती है, और इसका रिलेशन जो इस बात को जस्टिफाई करता है वो है रो इक्वल टू रो नोट डिवाइड बाय 1 प्लस गामा इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर का वो इंक्रीमेंट जो वॉल्यूम एक्सपेंशन करने के लिए करते हैं। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं रो इक्वल टू रो नोट 1 माइनस गामा इंटू डेल्टा टी। और ये फॉर्मूला तब वैलिड है जब डेल्टा टी बहुत छोटा है, यानी स्मॉल चेंज के लिए। यहाँ पर हमने बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन का यूज किया है। मतलब अगर कोई टर्म 1 प्लस एक्स की पावर n की फॉर्म में दी गई है और x जो है वो लेस देन 1 है, तो बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग हम यूज करेंगे 1 प्लस एन एक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम का क्यूबिकल एक्सपेंशन का केस है जो 3 डायमेंशनल एक्सपेंशन को दिखाता है। फिगर में क्लियरली रिप्रेजेंटेड है कि इनिशियल वॉल्यूम V नोट है जो कि एक शेडेड पार्ट से रिप्रेजेंटेड है, और डेल्टा V वॉल्यूम एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड। तो हमें पता है कि लिक्विड ना तो लीनियरली एक्सपेंड करता है और ना ही एरिया वाइज। इसका मतलब है कि लिक्विड का लीनियर या एरिया एक्सपेंशन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। और लिक्विड्स के केस में वॉल्यूम एक्सपेंशन के 2 कोएफिशिएंट्स होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कोएफिशिएंट ऑफ एपरेंट एक्सपेंशन गामा ए, जिसका फॉर्मूला होता है एपरेंट एक्सपेंशन इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम इनटू डेल्टा टी। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं डेल्टा वी ए डिवाइड बाय वी इंटू डेल्टा टी। दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन। लिक्विड का रियल एक्सपेंशन कंटेनर के एक्सपेंशन से इंडिपेंडेंट होता है। अगर हम इस डायग्राम से समझे तो यहाँ आपने किसी कंटेनर में लिक्विड डाल के उसको गर्म किया है, तो आपने देखा होगा कि जब टेम्परेचर बढ़ता है
तो लिक्विड धीरे धीरे एक्सपेंड होने लगता है। जब लिक्विड एक्सपेंड करता है तो लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ने लगता है। यहाँ पे हम कंटेनर के एक्सपेंशन को नेग्लिजिबल मान लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ एक छोटी सी ट्यूब लगा दी है और देखा है कि लिक्विड का वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है और वॉल्यूम में कितना इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, उसको मेजर भी कर सकते हैं। तो जो गामा आर है यहाँ पे, यानी कोएफिशिएंट ऑफ रियल एक्सपेंशन, जो बराबर होता है रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम डिवाइड बाय इनिशियल वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी के। और मैथमेटिकली हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा वी आर डिवाइड बाय वी इंटू डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी टेम्परेचर में चेंज हो को रिप्रेजेंट करता है और इस टेम्परेचर इंक्रीज की वजह से लिक्विड का वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ है। वी इनिशियल वॉल्यूम है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं एनोमलस और एक्सेप्शनल बिहेवियर ऑफ वाटर की, ठीक है। तो वाटर बाकी लिक्विड से कैसे डिफरेंटली बिहेव करता है, देखते हैं। तो वाटर एक इम्पोर्टेंट डिफरेंट बिहेवियर दिखाता है। जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को गर्म करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। दिए गए वाटर की अमाउंट का वॉल्यूम कम हो जाता है जब हम उसको उससे रूम टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा करते हैं। जब तक टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस तक नहीं पहुंचता तो 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर वाटर नॉर्मली बिहेव करता है बाकी लिक्विड्स की तरह। अगर इसको ग्राफिकली देखें तो एक्स वाई एक्सिस पर वॉल्यूम है और एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर। अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो डेंसिटी कम होगी और अगर डेंसिटी बढ़ रही है तो वॉल्यूम कम होगा। ये दोनों एक दूसरे से उल्टे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर हम यहाँ देखें कि 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम होगा और डेंसिटी बढ़ेगी। तो मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पर होगी। लेकिन अगर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद की अगर बात करें तो क्या होगा, तो आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने से वॉल्यूम बढ़ेगा और डेंसिटी डिक्रीज करेगी। मतलब मिनिमम वॉल्यूम वाटर का 4 डिग्री सेल्सियस पर होगा। तो देखो अब 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, वॉल्यूम मिनिमम हो जाएगा और डेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी। इसलिए कहते हैं कि वाटर एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। हम ग्राफ में देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर 0 से 4 डिग्री सेल्सियस की तरफ बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो जा रही है। ओके, इन फर्स्ट वन ग्राफ, ओके, वॉल्यूम कम हो जा रहा है और डेंसिटी बढ़ रही है। आफ्टर 4 डिग्री सेल्सियस वाटर बाकी लिक्विड्स की तरह एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। यह वाटर का एनोमलस बिहेवियर एक्वाटिक लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है उन रीजन्स में जहां टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गैसेस। गैसेस का कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होता है, इसलिए गैसेस के पास सिर्फ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है। इसीलिए जो गैसेस होती है वो हमेशा सिर्फ वॉल्यूम वाइज एक्सपेंड करती है। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर को अल्फा से डिनोट करते हैं, जो कि इक्वल होता है डेल्टा वी डिवाइड बाय वी नॉट मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी, यानी अल्फा इक्वल टू डेल्टा वी डिवाइड बाय वी नॉट इंटू 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। तो ये जो फॉर्मूला है कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर का, यहाँ डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम है, वी नॉट इनिशियल वॉल्यूम है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर है और फाइनल वॉल्यूम वी प्राइम जो कि इक्वल होता है वी प्राइम इक्वल टू वी इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा टी। और दूसरा है कोफिशिएंट ऑफ प्रेशर एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बीटा, जो होता है बीटा इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइड बाय पी इंटू 1 डिवाइड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे फाइनल प्रेशर होगा पी प्राइम इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस बीटा इंटू डेल्टा टी। अगला टॉपिक है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक सब्सटेंस की प्रॉपर्टी है जो ये बताती है कि उस सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना बदल जाएगा जब अ, उसे दिया गया हीट एब्जॉर्ब होता है या सब्सटेंस हीट रिजेक्ट करता है, प्रोवाइडेड कि उसका फेज चेंज नहीं हो रहा है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है, अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास जो किसी सब्सटेंस द्वारा एब्जॉर्ब या रिजेक्ट किया जाता है ताकि उसका टेम्परेचर एक यूनिट से चेंज हो सके। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को हम फॉर्मूला से इस तरह लिखते हैं, S इक्वल टू क्यू डिवाइड बाय एम इंटू डेल्टा टी। यहाँ S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट है जो एब्जॉर्ब या रिजेक्ट हुआ है, एम मास है और डेल्टा टी टेम्परेचर चेंज है। मतलब अमाउंट ऑफ हीट पर यूनिट मास जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब या रिजेक्ट करता है ताकि उसका टेम्परेचर एक यूनिट से चेंज हो जाए, वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। ठीक है, वही क्या है, स्पेसिफिक हीट ऑफ कैपेसिटी। और ऐसा यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जूल पर केजी पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की वैल्यू 0 से लेकर इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। कुछ सब्सटेंसेस में पर्टिकुलर सिचुएशन में उसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है। और जब हम किसी बॉडी का मास m और स्पेसिफिक हीट को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको हीट कैपेसिटी कहते हैं। हीट कैपेसिटी C इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एस, एम इंटू एस। तो हीट कैपेसिटी सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करती है, जबकि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सब्सटेंस के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करती, ये एक मटेरियल प्रॉपर्टी है। ओके, चलो अब बात करते हैं मोलर हीट कैपेसिटी की। तो अगर हम मोलर हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन की बात करें तो मोलर हीट कैपेसिटी को ऐसे डिफाइन किया जाता है कि एक यूनिट मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। मैथमेटिकली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी एम इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई म्यू इंटू डेल्टा टी। यहाँ सी एम मोलर हीट कैपेसिटी है, म्यू नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है। जनरली गैसेस के लिए दो मोलर हीट कैपेसिटी बहुत कॉमन है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर Cp एंड मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। अगला टॉपिक है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ अ सब्सटेंस। अगर हम इस डेफिनेशन को समझे इसकी डेफिनेशन को समझे तो वाटर इक्विवेलेंट ऑफ बॉडी का मतलब होता है कितना मास ऑफ वाटर की उतनी ही हीट एब्जॉर्ब या रिलीज करेगा जितनी की बॉडी करती है जब उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज होता है। मान लो आप वाटर को हीट कर रहे हैं, ठीक है, और आपने 250 ग्राम वाटर लिया, आपने कुछ हीट दी उसे 250 ग्राम वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। तो ये जितनी हीट वाटर ने एब्जॉर्ब करी उतनी ही हीट किसी एक सब्सटेंस जिसका मास m है को चाहिए उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए। तो ये 250 ग्राम मास है जो वाटर का उस सब्सटेंस का वाटर इक्विवेलेंट है। वाटर इक्विवेलेंट W का जो फॉर्मूला होगा W इक्वल टू एम इंटू एस, जहाँ W जो है वाटर इक्विवेलेंट, M मास ऑफ द बॉडी और S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। ऑलराइट, कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री का मतलब होता है हीट की मेजरमेंट। जब एक बॉडी जो हाई टेम्परेचर पे है उसको किसी दूसरी बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है तो जो लो टेम्परेचर पे है तो उस केस में हॉट बॉडी जितनी हीट लूज करती है उतनी ही हीट कोल्ड बॉडी गेन करती है, प्रोवाइडेड कोई हीट सराउंडिंग्स में स्केप ना हो। इस केस में कोल्ड बॉडी द्वारा गेन की गई हीट बराबर होती है हॉट बॉडी द्वारा लूज की गई हीट के। कैलोरीमेट्री जनरली एक मेटेलिक वेसल और स्टीरियर होता है
जो सेम मटेरियल से बने होते हैं, जैसे कॉपर या एल्युमिनियम, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ओके, ये वेसल एक वुडन जैकेट के अंदर रखा जाता है जिसमें हीट इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ग्लास बोल। तो ये जो इंसुलेटिंग मटेरियल से इक्विप्ड आउटर जैकेट होता है, ये हीट शील्ड की तरह काम करता है और इनर वेसल के से सराउंडिंग्स में हीट के लॉस को रिड्यूस करता है। और हम कह सकते हैं कि ऐसा डिवाइस जिसमें हीट की मेजरमेंट की जा सकती है उसको कैलोरीमीटर कहते हैं, और वो डिवाइस जो हीट मेजर करता है वो कैलोरीमीटर बोला जा सकता है। अगर सब्सटेंस जो कैलोरीमीटर में है उसका टेम्परेचर चेंज होता है, तो जो हीट एक्सचेंज हुआ है इस प्रकार दिया जाता है कि Q इक्वल टू एम इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज है। अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, इसका मतलब है कि बॉडी ने हीट एब्जॉर्ब की है, अदरवाइज हीट बॉडी से रिलीज हुई है। चेंज ऑफ स्टेट 3 प्रकार के होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। जब एक स्टेट दूसरी स्टेट में ट्रांजिशन होता है उसको चेंज ऑफ स्टेट कहते हैं। चेंज ऑफ स्टेट मतलब जब मैटर एक दूसरे से दूसरी स्टेट में बदलता है, जैसे सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस। इस प्रोसेस को चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं। ठीक है बच्चों, 2 कॉमन चेंजेस हो सकते हैं सॉलिड से लिक्विड, जैसे आइस का मेल्ट होना, और लिक्विड से गैस, जैसे यानी पानी से भाप बन सकता है। और ये प्रोसेस उल्टा भी हो सकता है, मतलब गैस से लिक्विड यानी लिक्विड से सॉलिड भी हो सकता है। लिक्विड से गैस कैसे होता है, एक एग्जांपल से देखते हैं। जब कपड़े धोए जाते हैं और सूखते हैं तो वाटर जो ट्रैप होता है क्लॉथ्स में, हीट मिलने पर स्टीम में बदल जाता है। ये चेंजेस तब होते हैं जब सब्सटेंसेस और उसके सराउंडिंग्स के बीच हीट का एक्सचेंज होता है। मतलब जब भी हीट एक्सचेंज होती है तभी ये स्टेट चेंज होती है। हम डायग्राम से समझते हैं। यहाँ 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। जब मैटर सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में बदलता है उसको फ्यूजन कहते हैं, और जब लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में आता है उसको सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। जैसे बर्फ सॉलिड है, जब वो पानी बनता है तो उस प्रोसेस को फ्यूजन कहते हैं। इसी तरह अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से सीधा गैस स्टेट में चेंज हो जाता है तो उसको सब्लिमेशन कहते हैं, और गैस स्टेट से सीधा सॉलिड स्टेट में आए तो उसे डिपोजिशन कहते हैं। इसी तरह लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज को वेपोराइजेशन कहते हैं। जैसे रेनी डेज में रोड्स पे पानी जमा हो जाता है ना, फिर धूप में वो पानी वेपोराइज हो जाता है। तो ये जो प्रोसेस होता है उसमें क्या, उसको आप क्या कहेंगे, लिक्विड से गैस में वेपोराइजेशन। और जब सब्सटेंस गैस स्टेट से वापस लिक्विड स्टेट में जाता है उस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। तो चेंज ऑफ स्टेट के टोटल 6 प्रोसेस है, फ्यूजन, सॉलिडिफिकेशन, वेपोराइजेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन और डिपोजिशन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि लेटेंट हीट क्या होती है। जब भी किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है उस समय जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो मेनली 2 चीजों पर डिपेंड करती है। एक तो हीट ऑफ ट्रांसमिशन, और दूसरा उस सब्सटेंस का मास जो स्टेट चेंज कर रहा है। मतलब जब भी स्टेट चेंज होता है तब रिक्वायर्ड हीट का अमाउंट हीट ऑफ ट्रांसमिशन और मास पर डिपेंड करता है। अगर किसी सब्सटेंस का मास m है और वो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है तो रिक्वायर्ड हीट Q का जो फॉर्मूला होगा वो Q इक्वल टू ml। ये फॉर्मूला से हम हीट कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर Q है रिक्वायर्ड हीट, m है मास ऑफ सब्सटेंस और L है लेटेंट हीट।
एल को हम लेटेंट हीट बोलते हैं और ये हर सब्सटेंस की एक कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू होती है, इसीलिए एल इक्वल टू क्यू बाई एम। इसका ऐसा यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम, क्यू का ऐसा यूनिट है जूल, एम का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, तो एल का ऐसा यूनिट होगा जूल पर किलोग्राम। ऑल राइट। अमाउंट ऑफ हीट जो पर यूनिट मास ट्रांसफर होता है जब किसी सब्सटेंस का स्टेट चेंज होता है, उसको उस उससे उसको उस सब्सटेंस का लेटेंट हीट कहते हैं। ये डेफिनेशन है लेटेंट हीट की किसी भी प्रोसेस के लिए, मतलब जितना हीट पर यूनिट मास चाहिए होता है स्टेट चेंज के टाइम, वही लेटेंट हीट कहलाता है। अगर हम आइस का केस देखें तो आइस के केस में लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है 80 किलो कैलोरीज पर किलोग्राम, यानी कि जब आइस वाटर में कन्वर्ट होती है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पर ही आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाती है और टेम्परेचर का चेंज नहीं होता ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, जैसे कि आप फिगर में भी देख सकते हो। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी चाहिए पर यूनिट मास बिना किसी टेम्परेचर चेंज के, उसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और वाटर के वेपोराइजेशन के केस में, मतलब यहाँ वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, इस केस में लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है 540 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। इस डायग्राम में फेज चेंज दिखाया गया है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस। तो जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो उससे जितनी एनर्जी चाहिए पर यूनिट मास बिना किसी टेम्परेचर चेंज के, उसे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन बोलते हैं, जैसे कि फिगर में भी रिप्रेजेंटेड है। फेज चेंजेस वाले केस के अलावा अगर हम सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करेंगे तो उसका टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा लीनियरली। अगला टॉपिक है सब्लिमेशन। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट से सीधा वेपर या गैस स्टेट में चेंज चला जाता है बिना लिक्विड स्टेट से गुजरे, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं और उस सब्सटेंस को सबलाइम बोला जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो कैम्फर, जब कपूर सीधा सॉलिड स्टेट से गैस में बदल जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए, तो इस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे हीटिंग कर्व क्या होते हैं। हम टेम्परेचर और टाइम के बीच के प्लॉट और फेज चेंजेस को स्टडी करेंगे। अगर हम किसी बॉडी को जो सॉलिड स्टेट में है और जिसका टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट से कम है, उसको कांस्टेंट रेट पर एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो जो कर्व टेम्परेचर और टाइम के बीच बनेगा उसको हीटिंग कर्व कहते हैं। ये टेम्परेचर और टाइम के बीच का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। तो यहाँ Q यहाँ पर आप देख सकते हैं OA रिप्रेजेंट्स हीटिंग ऑफ द सॉलिड एज सॉलिड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन स्लोप ऑफ OA। O से A तक अगर हम देखते हैं तो OA सॉलिड की हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब जो सॉलिड सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एज सॉलिड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी OA के स्लोप से। ऑलराइट। अब ये AB सॉलिड के मेल्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ फेज चेंज होता है। ओके, हमें ये पहले भी पढ़ा है कि मतलब सॉलिड स्टेट सिर्फ A तक एग्जिस्ट करती है और A पर फेज चेंज होता है, तो AB सॉलिड के मेल्टिंग को रिप्रेजेंट करता है, इसीलिए जो AB की लेंथ है ग्राफ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन LF के। या AB की लेंथ ये रिप्रेजेंट करती है कि कितनी हीट या कितना टाइम लगा किसी सॉलिड सब्सटेंस को कंप्लीटली मेल्ट करने के लिए। ओके, यहाँ पर BC सब्सटेंस की लिक्विड फॉर्म के हीटिंग को रिप्रेजेंट करता है। अब जो लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस लिक्विड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी BC के स्लोप से। अब ये CD सब्सटेंस के लिक्विड फॉर्म के बॉइलिंग या वेपोराइजेशन को रिप्रेजेंट करता है।
यहाँ फेज चेंज होता है, मतलब लिक्विड स्टेट सिर्फ C तक एग्जिस्ट करती है और C पर फेज चेंज होता है, इसलिए जो CD की लेंथ है ग्राफ में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन LV के। यहाँ DE की लेंथ ये रिप्रेजेंट करती है कि कितनी हीट या टाइम लगा किसी लिक्विड फॉर्म ऑफ सब्सटेंस को कंप्लीटली वेपराइज करने के लिए, और यहाँ पर DE सब्सटेंस की गैसेस फॉर्म के हीटिंग को रिप्रेजेंट करती है। अब जो गैसेस फॉर्म में सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एस गैस होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी डी के स्लोप से। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। अब हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड थर्मोडायनेमिक्स। दिस इज आवर डिस्क्लेमर। सो यहाँ हम प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, an aluminum sphere of 20 centimeter diameter is heated from 0 degree Celsius to 100 degree Celsius. Its volume changes by given heat that coefficient of linear expansion for aluminum alpha Al equal to 23 into 10 raised to power minus 6 per degree Celsius. ओके, सो ये क्वेश्चन में एक एल्यूमिनियम का स्फेयर दिया गया है जिसका डायमीटर 20 सेंटीमीटर है, उसको हम 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं। इस टेम्परेचर चेंज की वजह से एल्यूमिनियम के वॉल्यूम में कितना बदलाव आएगा, ये पूछा गया है। ऑलराइट, और यहाँ पे एल्यूमिनियम का लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट भी दिया गया है। आपको इसको सॉल्व करना है और करेक्ट ऑप्शन बताना है। गिवन ऑप्शन है, ऑप्शन ए 28.9 सीसी, ऑप्शन बी है 2.89 सीसी, ऑप्शन सी है 9.28 सीसी एंड ऑप्शन डी है 4.98 सीसी। ओके, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको सॉल्व करिए। यहाँ ऑप्शन ए करेक्ट है, तो इसको सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमने एल्यूमिनियम के स्फीयर का वॉल्यूम एक्सपेंशन निकालना है। जब टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी भी सॉलिड का वॉल्यूम भी बढ़ता है। वॉल्यूम का एक्सपेंशन कैलकुलेट करने के लिए हम क्यूबिकल एक्सपेंशन का फॉर्मूला यूज करते हैं, जो है डेल्टा वी इक्वल टू गामा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा वी वॉल्यूम का बदलाव है, चेंज है, गामा वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट है, वी ओरिजिनल वॉल्यूम है और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। वॉल्यूम एक्सपेंशन कोएफिशिएंट गामा को हम लीनियर एक्सपेंशन कोएफिशिएंट अल्फा के 3 टाइम्स लेते हैं। ये रिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर और वॉल्यूम एक्सपेंशन के बीच होता है, मतलब गामा इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ अल्फा। इसलिए वॉल्यूम एक्सपेंशन का जो फॉर्मूला बन जाता है वो होगा डेल्टा वी इक्वल टू 3 अल्फा इंटू वी इंटू डेल्टा टी। अब एल्यूमिनियम के लिए अल्फा की जो वैल्यू है वो 23 इंटू 10 की पावर माइनस 6 पर डिग्री सेल्सियस दिया गया है। स्फेयर का रेडियस r इक्वल टू डी बाई 2 जो होगा 10 सेंटीमीटर। उसका जो वॉल्यूम होगा तो उसका वॉल्यूम होगा v इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। सो जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, और जो वैल्यू बन के आएगी डेल्टा वी वो हो जाएगी 3 इंटू 23 इंटू 10 की पावर माइनस 6 इंटू 4/3 पाई 10 की क्यूब, ओके, इंटू 100। इस कैलकुलेशन से हमें वॉल्यूम का चेंज मिलता है जो कि है अप्रोक्सीमेटली 28.9 सीसी क्यूबिक मीटर। ओके, मतलब जब एल्यूमिनियम स्फीयर को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक हीट करते हैं तो उसका वॉल्यूम लगभग 28.9 क्यूबिक सेंटीमीटर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Cp and Cv are specific heats at constant pressure and constant volume respectively. It is observed that Cp minus Cv equal to A for hydrogen gas, Cp minus Cv equal to B for nitrogen gas. The correct relation between A and B is what? इस क्वेश्चन में दो गैसेस के स्पेसिफिक हीट्स के बीच का डिफरेंस दिया गया है। हाइड्रोजन गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू A और नाइट्रोजन गैस के लिए Cp माइनस Cv इक्वल टू B।
यहाँ Cp का मतलब है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर पर और Cv का मतलब है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम पर। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस के लिए जो डिफरेंस है ए और बी, उनका सही रिलेशन क्या होगा, मतलब ए और बी के बीच क्या रिलेशन है। दिए गए ऑप्शन में से सही रिलेशन चुनना है। ऑप्शन है ए इक्वल टू बी, ऑप्शन बी ए इक्वल टू 14 बी, ऑप्शन सी ए इक्वल टू 28 बी एंड ऑप्शन डी ए इक्वल टू 1/14 इंटू बी। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी और डी। सो द करेक्ट ऑप्शन है बी। सॉल्व करते हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटीज कांस्टेंट प्रेशर पर Cp और कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cv होती है। इन दोनों के लिए मेयर्स रिलेशन कुछ इस तरह से दिए गए हैं। Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई एम। यहाँ R गैस कांस्टेंट है और m मास है गैस का, मोलर मास। सो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई 2 इक्वल टू A फॉर हाइड्रोजन गैस, और इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट कंसिडर किया है। Cp माइनस Cv इक्वल टू R बाई 28 फॉर इक्वल टू B फॉर नाइट्रोजन गैस, इसको सेकंड इक्वेशन कंसिडर किया है। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन का मास और 28 नाइट्रोजन का मोलर मास है। ओके, अब इन दोनों इक्वेशंस फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व जब आप करेंगे तो A इक्वल टू आएगा R बाई 2 और B इक्वल टू आएगा R बाई 28। तो A और B का जो रिलेशन है वो A इक्वल टू 14B। इसका मतलब है कि हाइड्रोजन गैस के Cp माइनस Cv का डिफरेंस नाइट्रोजन गैस के कंपैरिजन में 14 टाइम्स ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ कॉपर बॉल ऑफ मास 100 gram is at a temperature T. It is dropped in a copper calorimeter of mass 100 gram filled with 170 gram of water at room temperature. Subsequently, the temperature of the system is found to be 75 degrees Celsius. T is what? इस क्वेश्चन में एक कॉपर का बॉल दिया गया है जिसका मास 100 ग्राम है और उसकी इनिशियल टेम्परेचर T है जो हमें फाइंड करना है। ये बॉल एक कॉपर कैलोरीमीटर में ड्रॉप किया जाता है जिसका मास भी 100 ग्राम है और उसमें 170 ग्राम वाटर भरा भरा हुआ है। पानी और कैलोरीमीटर दोनों रूम टेम्परेचर पर है जो 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया है। जब बॉल कैलोरीमीटर और पानी में गिरता है तो थोड़ा हीट एक्सचेंज होता है जिसके बाद सिस्टम का फाइनल टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। क्वेश्चन में हमें बॉल की इनिशियल टेम्परेचर T फाइंड करनी है जब हम जानते हैं कि कॉपर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। So which option is correct? Option A 885 degree Celsius, option B 1250 degree Celsius, option C 125 degree Celsius and option D 800 degree Celsius. So which one is correct? So the correct option होगा A. सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में हम हीट ट्रांसफर के प्रिंसिपल का यूज करेंगे जिसे एनर्जी कंजर्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। जब एक ग्राम कॉपर बॉल जो इनिशियल टेम्परेचर T पर है उससे एक कॉपर कैलोरीमीटर में ड्रॉप किया जाता है जिसमें वाटर भी है तो हीट एक्सचेंज होता है। कॉपर बॉल अपनी हीट लूज करता है और वो हीट वाटर और कैलोरीमीटर दोनों को मिलती है जिससे उनका टेम्परेचर बढ़ता है। गिवन है मास ऑफ द कॉपर बॉल 100 ग्राम, मास ऑफ कैलोरीमीटर का मास 100 ग्राम है, वाटर का मास 170 ग्राम है, रूम टेम्परेचर यानी इनिशियल टेम्परेचर वाटर और कैलोरीमीटर 30 डिग्री सेल्सियस है, फाइनल टेम्परेचर सिस्टम का 75 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, कॉपर बॉल का इनिशियल टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, कॉपर और वाटर के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी दिए गए हैं। कॉपर के लिए 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है, वाटर के लिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस है। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर के अकॉर्डिंग हीट गेन्ड इक्वल टू हीट लॉस्ट होता है किसी क्लोज सिस्टम के लिए, है ना।
हीट गेन्ड वाटर और कैलोरीमीटर दोनों को मिलाकर कैलकुलेट करते हैं, और हीट लॉस सिर्फ कॉपर बॉल से होता है क्योंकि वो हाई टेम्परेचर है। तो हीट गेन पानी का होगा mw इंटू एस डब्ल्यू इंटू डेल्टा टी, क्योंकि हीट को हम Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी से लिखते हैं। और कॉपर कैलोमीटर का हीट गेन है m कैलोरी इंटू एस कॉपर इंटू डेल्टा टी होगा। हीट लॉस्ट कॉपर बॉल का होगा mb इंटू एस कॉपर इंटू डेल्टा टी। तो फाइनल इक्वेशन आ जाएगी mw एस डब्ल्यू डेल्टा टी प्लस m कैलोरी एस कॉपर डेल्टा टी इक्वल टू mb एस कॉपर डेल्टा टी। तो जब इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो टी की वैल्यू निकल के आएगी, जो है 885 डिग्री सेल्सियस, जो कि कॉपर बॉल का इनिशियल टेम्परेचर था। इस प्रकार हमने हीट ट्रांसफर के बेसिक प्रिंसिपल का यूज करके इनिशियल टेम्परेचर फाइंड किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 ग्राम ऑफ वाटर इज हीटेड फ्रॉम 30 डिग्री सेल्सियस टू 50 डिग्री सेल्सियस, ignoring the slight expansion of water. The change in its internal energy is what? इस क्वेश्चन में 100 ग्राम वाटर दिया गया है जो हीट किया जा रहा है 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक। हमको वाटर का इंटरनल एनर्जी चेंज फाइंड करना है, और यहाँ पर यहाँ वाटर के स्लाइट एक्सपेंशन को इग्नोर करने को कहा गया है, मतलब वॉल्यूम चेंज को कंसीडर नहीं करना। वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया गया है 4184 जूल पर किलोग्राम केल्विन। क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि जब वाटर का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है तो उसका इंटरनल एनर्जी कितना चेंज होता है। गिवन ऑप्शन है ए 8.4 किलो जूल, ऑप्शन बी 84 किलो जूल, ऑप्शन सी 2.1 किलो जूल एंड ऑप्शन डी 4.2 किलो जूल। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए बी सी और डी? सो करेक्ट ऑप्शन होगा ए। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में वाटर का मास दिया गया है 100 ग्राम्स, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो दिया गया है वो है 4184 जूल पर किलोग्राम केल्विन है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट्स किलोग्राम पर बेस्ड है, इसलिए हमें वाटर का मास ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना जरूरी है। कन्वर्जन कुछ इस तरह होता है, m इक्वल टू 100 ग्राम विच इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय 1000 किलोग्राम। सॉल्व करने पर ही आएगा 0.1 किलोग्राम। क्वेश्चन में ये भी बताया गया है कि वाटर का वॉल्यूम चेंज बहुत छोटा है, इसलिए हम वर्क डन जो इग्नोर कर सकते हैं, मतलब वर्क डन 0 माना जाएगा, क्योंकि वर्क डन जनरली P इक्वल टू P इंटू डेल्टा वी होता है। अगर वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल है तो वर्क डन भी नेग्लिजिबल या 0 होगा। इसलिए वाटर के इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आएगा वो सिर्फ हीट ट्रांसफर की वजह से होगा, और इसका फॉर्मूला है डेल्टा यू इक्वल टू Q इक्वल टू एम इंटू सी इंटू डेल्टा टी। यहाँ m वाटर का मास है किलोग्राम में, सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है जो वाटर के लिए 4184 जूल पर किलोग्राम केल्विन है। टी डेल्टा टी टेम्परेचर का चेंज है 50 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस, चेंज करेंगे तो यह आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम इस वैल्यू को फॉर्मूला में पुट करते हैं और हमें मिलता है डेल्टा यू इक्वल टू 8.4 किलो जूल। ओके, consider PV diagram for an ideal gas shown in the figure. Out of the following diagram which represents the TP diagram. इस क्वेश्चन में हमें एक पीवी डायग्राम दिया गया है जो एक आइडियल गैस के बिहेवियर को दिखाता है। पीवी डायग्राम में प्रेशर P और वॉल्यूम V के बीच रिलेशन दिखाया जाता है। आपको डायग्राम को देखकर ये पता करना है कि सेम प्रोसेस के लिए दिए गए ऑप्शंस में से कौन से डायग्राम टेम्परेचर और प्रेशर के बीच का रिलेशन दिखाता है, मतलब कौन सा टीपी डायग्राम करेक्ट है, ए बी सी और डी। सो द करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक ग्राफ है जो एक आइसोथर्मल प्रोसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। आइसोथर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर कांस्टेंट रहना, यानी T इक्वल टू कांस्टेंट।
अब इस प्रोसेस में प्रेशर P और वॉल्यूम V के बीच रिलेशन होता है PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट, क्योंकि T कॉन्स्टेंट है। इसका मतलब अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटता है, और अगर वॉल्यूम घटता है तो प्रेशर बढ़ता है। क्वेश्चन में दिया गया है कि P1 इज ग्रेटर देन P2, यानी इनिशियल प्रेशर P1 फाइनल प्रेशर P2 से ज़्यादा है। अगर हम ग्राफ देखें तो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ P वर्सेस V में हाइपरबोला होता है, लेकिन अगर ग्राफ P वर्सेस T हो जाए प्रेशर और टेम्परेचर के बीच, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने की वजह से प्रेशर के ग्राफ के हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। सो इसलिए अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 हो, टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ग्राफ प्रेशर एग्जिस्ट के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन होगा हॉरिजॉन्टल लाइन के, जो ऑप्शन सी में दिखाया गया है। इसलिए ऑप्शन सी सही है, जो एक स्ट्रेट लाइन प्रेशर एक्सिस के पैरेलल दिखाता है। ओके, थैंक यू फॉर योर अटेंशन।